और वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता, कोई ईमानदार नहीं है। उनको मौका मिला, उन्होंने लगा दिया, तो सरकार को चाहिए ना उनमें छटनी करे। मुझे बताइए फिर आपकी गेहूं हम जाएंगे कहाँ, आपके धान जाएंगे कहाँ? अगर वो बांटेंगे नहीं तो वो तो सड़ेंगे ही ना, वो जाएंगे कहाँ? यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कृषि कानून चाहिए, क्यों बस पंजाब और हरियाणा में रहेगा? हमें चाहिए। हमने तो विरोध भी नहीं किया था कि 2 साल पहले सरकार ने वापस ले लिया। हम इस पे मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नाखुश है। किसान आंदोलन ने पूरे देश के माहौल को गर्म कर दिया है। जहां एक पक्ष का मानना है कि ये चुनाव से पूर्व सिर्फ स्टंट मात्र है, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से पूर्व अपनी बात रखकर एक बार चुनाव से पहले सरकार को चेताया जा रहा है ताकि उनकी मांगों को ढंग से सुना जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? राजेंद्र चौधरी। कहाँ से है चौधरी साहब? राजस्थान। अभी जो अपना आंदोलन हो रहा है मुख्य तौर पे पंजाब के, हरियाणा के और राजस्थान के भी जैसलमेर के आसपास के लोगों ने, किसानों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। पश्चिमी यूपी के भी कुछ किसान संगठन हैं जो इसके साथ आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस वक्त इस आंदोलन को? पहली बात तो ये है कि बार बार कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि अन्य क्षेत्रों के किसान क्यों नहीं आ रहे दिल्ली। देखिए, हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि यहाँ के किसान संपन्न हैं, इनके पास गाड़ियाँ भी हैं और आधुनिक खेती करने के इनके पास औजार भी हैं। हाँ, आम किसान नहीं आ सकता। आएगा वही जिसमें क्षमता है आने की। घर को छोड़ के यहाँ 3 महीने आना छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्रांति बहुत महंगा शौक होती है, बहुत महंगा। हाँ, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने उस बात का आंसर दे दिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि यार यही भूखे मर रहे हैं किसान, पूरे देश के किसान क्यों नहीं आए? और देश के किसान संपन्न नहीं है, इन 3 स्टेट के किसान संपन्न हैं, क्योंकि हरित क्रांति का 1966 में सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला। चौधरी देवीलाल भी मंडी वहाँ पे लेके आए, बिल्कुल सही बात है। यहीं के किसान इसमें इनरोल हैं, बाकी नहीं है। तो अभी इस समय में जो ये आंदोलन हो रहा है, आपको पता है 2 महीने बाद चुनाव है। देश का अंतिम संसद सत्र सरकार का हो चुका है। अब चुनाव के बाद ही संसद सत्र होंगे। कानून बनाना संवैधानिक रूप से अब तो तर्कसंगत नहीं है। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या सोचते हैं आप इस पर? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता नहीं है, परंतु जिस दृष्टि से मीडिया पे दिखाया जाता है उस दृष्टि से पहला जो माइंड में क्लिक होता है वो ऐसा ही होता है कि जिस तरीके से दिखाते हैं, पुलिस उनके ऊपर पथराव करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, कीले गाड़ती है, वो किसी को नहीं देखती। किसान एक पत्थर फेंकता है, सबको दिख जाता है, अरे तो खालिस्तानी है, पत्थर फेंक रहे हैं। तो मैं खालिस्तान की बात नहीं जाना चाहूँगा। आपने खालिस्तान सुनिए चौधरी साहब, सुनिए, अभी तो संवाद कर रहे हैं अपन। संवाद का मतलब क्या है? मैं सवाल पूछूं, आप जवाब दें। हाँ, बिल्कुल। खालिस्तान की बात इसलिए उठती है कि उस आंदोलन में जो लोग आए हैं उन्होंने भिंडरावाले की टी-शर्ट पहनी हुई है। वो जब बीबीसी और अन्य मीडिया माध्यमों से बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम पाकिस्तान से मिल जाएं क्या, हमें खालिस्तान चाहिए। इससे लिए बात उठती है। आग तब मतलब धुआं तभी आएगा ना जब कहीं आग लगी होगी, ऐसे थोड़ी ना आ जाए। मेरा सरकार से बहुत विरोध है क्योंकि उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया, क्योंकि हमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कृषि कानून चाहिए, क्यों बस पंजाब और हरियाणा में रहेगा? हमें चाहिए। हमने तो विरोध भी नहीं किया था कि 2 साल पहले सरकार ने वापस ले लिया। हम इस पे मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नाखुश है। हमें चाहिए वो कानून। अगर वो कानून लागू होता तो आपको लगता है कि किसानों की बात बता रहा हूँ, आप गाँव में चले जाइए ना सर, आप बिहार और यूपी के गाँव में चले जाइए। एक गाँव में 1 से 2 ट्रैक्टर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रैक्टर मिलेंगे। अन्य किसी और जगह पे चले जाइए राज्य में, हर घर पे 1 ट्रैक्टर मिलेगा। हम लोन लेके तो ट्रैक्टर नहीं खरीदते, हम दूसरे से काम चला लेते हैं, हमारे पास कम भूमि है तो। लेकिन हम सरकार के भरोसे उस बात पे नहीं रहते हैं। और सबसे पहली बात, सरकार जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले किसानों से लगान लिया जाता था, सब कुछ लिया जाता था। आज़ादी के बाद भारत की ऐसी सरकार है जो किसी से भी लगान या फिर टैक्स नहीं, क्योंकि किसान आगे ही बदहाली की स्थिति में थे। नहीं, क्यों नहीं? ट्रैक्टर पे टैक्स है तो मत लो ना भाई। आप सुनिए, इन्होंने एक बात बोली, एक सेकंड 18% है सर। इन्होंने बोला कि मजदूर उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं खेती में, उसके बाद बारिश हो जाती है। मजदूर कहाँ के जाते हैं उन किसानों में? अब देखिए, बिहार और यूपी के सबसे ज्यादा किसान मजदूर है, वो उन्हीं की तो स्थिति बदहाली होती है। आपके ट्रैक्टर कौन चलाता है? बिहार और यूपी के किसान चलाते हैं। वो उनका खेती से काम नहीं चल पाता तब वहाँ जाते हैं।
तो सबसे अधिक स्थिति खराब यहाँ के लोगों की है। यहाँ की स्थिति सुधरनी चाहिए। और आपको बता दूं, आपको पता होगा क्या पता, लेकिन एमएसपी लागू हो जाने के बाद 22 फसलों पे तो एमएसपी है ही, तो 10 लाख करोड़ का खर्च सरकार को करना पड़ेगा, CA+2 और 50%, यानी कि 150% देना पड़ेगा सरकार को, 10 लाख करोड़ हर साल। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 11 लाख करोड़ का है, यानी कि हमको अपना रोड, मेट्रो, हर एक चीज़ को बंद करना पड़ेगा। हमें रोड, हर एक प्रकार के विकास को बंद करना पड़ेगा अगर हम किसी कानून में एमएसपी दे। हमको अभी जो कपड़ा का काम करते हैं उन्हें भी तो एमएसपी चाहिए, जो मजदूर हैं उनको भी तो एमएसपी चाहिए, और जो हर एक वर्ग है, हर एक वर्ग तो मेहनत करता है। हर कृषि में कोई है तो उसे फायदा मिल रहा है तो है कृषि में, नहीं तो जिनके पास कम भूमि है वो बाहर जाके कमाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। क्या नाम है आपका? नेहा। आगे आइए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। प्रॉपरली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, उस पर आप क्या सोच रही हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कुछ और? मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकली ही चल रही है सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें किसान का तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई हित दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे मैं कम ही देखती हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन जहाँ तक मैं अपने फादर से थोड़ी बहुत डिस्कस करती हूँ तो मेरे फादर बस मुझे इतना ही मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, बट मुझे यहाँ तक ये लगता है कि सरकार इसमें एक तरह से देखा जाए तो किसान के हित में इतना कोई फैसला मुझे दिखाई नहीं देता। मैं खुद अपने फादर से कहती हूँ, मैंने कल परसों एक न्यूज़ देखी कि पंजाब में, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट ने किसानों को इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि क्या गलती थी उनकी, वो अपना हक मांग रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो ये कह रही थी ना कि जिन चीज़ों का प्रोडक्शन सरप्लस है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, इनके ऊपर एमएसपी बंद होनी चाहिए। आप एक चीज़ समझिए, गेहूं और उड़द या अरहर, इनकी तुलना अगर की जाएगी तो अरहर के एमएसपी में जो बढ़ोतरी आई है वो गेहूं से ज़्यादा आई है। तो हमारे किसान भाइयों को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना। पंजाब में जो पानी का स्तर है, ग्राउंड वाटर का स्तर, वो 70% से नीचे चला गया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अभी हम पंजाब की बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे, पूरे देश की एक जैसी स्थिति नहीं है। आप लखीमपुर तराई क्षेत्र में जाइए, उत्तर प्रदेश के नहरी क्षेत्रों से छोड़ दीजिए, तराई क्षेत्रों में पानी की वो दिक्कतें नहीं है। भूमिगत जल से सिंचाई होती है, पूरे देश के यही हालात हैं, डार्क जोन में जा चुके हैं। हमें इस चीज़ को, इसके बारे में भी सोचना होगा ना। हम लगातार उन खादान पे बात करना चाहिए। जो आप कह रहे हो कि इतने लोगों को खादान बांट दिए, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। श्रीमान जी, ऐसे लोग खादान खाद्यान्न का मैं अनाज की बात कर रहा हूँ, खादान बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसेस से ये खबरें आती थी ना, आप भी वीडियो में देखते थे ना कि शराब सर गई, सॉरी माफ कीजिए, गेहूं सर गया, शराब व्यापारियों को दे दिया, मतलब शराब व्यापारियों को दे दिया। आपने भी सुना होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं देखो उसमें मेरा आंकड़ा मोटा ये जो मैं आंखों से देखता हूँ, उसमें 50% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं देना चाहिए। तो पारदर्शिता लाए ना गवर्नमेंट। सरप्लस है सर, सरप्लस है, क्या करें, सरप्लस है। चुनाव के लिए तो वो अनाज बांटे तो सही, चुनाव के लिए नहीं है सर, चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के लिए नहीं है सर जी, जरूरत ही नहीं है। 20-20 बीघा के लोगों को आप अनाज क्यों बांट रहे हो? उनके तो पैदा हो रहा है अनाज, बीपीएल वाले को दीजिए ना। वो 20 बीघे वाले को, वो 20 बीघे क्यों दे रहे हो? वो 20 बीघे वाले को जरूरत ही नहीं है। वो 20 बीघे वाले, सर संवाद कर रहे हैं हम, चिल्ला कर रहे हैं आप। वोट की लालच। 20 बीघे वाला लेने क्यों जा रहा है? बुलेट पे चढ़ा हुआ व्यक्ति लेने क्यों जा रहा है? कार वाला व्यक्ति लेने क्यों जा रहा है? आत्मा जर सरकार में नहीं, सुनिए, सरकार में नहीं है। उसने व्यवस्था कैसे बनवाई? एपीएल कार्ड पे उसको कैसे लागू किया? खादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप मतलब समर्थ हैं तो आप उसको वापस करा दें। ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। कोई ईमानदार नहीं है, उनको मौका मिला उन्होंने लगा दिया। तो सरकार को चाहिए ना, उन्होंने छटनी करे। मुझे बताइए फिर आपकी गेहूं हम जाएंगे कहाँ, आपके धान जाएंगे कहाँ? अगर वो बांटेंगे नहीं तो वो तो सड़ेंगे ही ना, वो जाएंगे कहाँ? आप मेरे, अरे सर हमारे पास नहीं था, लोगों के पास नहीं है तो लोगों को भेजो। तो समुद्र में डाले जाते थे पहले, हमारे वाले भी तो अनाज समुद्र में डाल दिया जाता था। वो सरकार, कौन से भूखे देश? अफ्रीका पूरा। अरे हमारा अनाज अगर उसको सड़ जाता था, वो जब अनाज सड़ जाता था ना, उस टाइम समुद्र में डाल के आते थे। मैं सरकार कांग्रेस थी पहले जब। मैं बिल्कुल सर आपकी बात, सर कौन सा गेहूं दिया था वो भी मुझे पता है, आपको भी पता होगा, और मुझे भी पता है कि इस देश का इस देश का एक प्रधानमंत्री सबसे अपील करता है कि एक वक्त का अनाज खाना बंद कर दीजिए, और इस देश के व्यक्ति छोड़ भी देते हैं। वो देश और था, ये दोष और है। सर मैं सवाल लीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही थी। अनाज कहाँ जाना चाहिए? विदेश, बिल्कुल जाना चाहिए। 3 कानून लाए थे किसानों के लिए,
उसके अंदर कॉरपोरेट की एंट्री हुई थी कि नहीं हुई थी? पंजाब का किसान समृद्ध है, महाराष्ट्र का किसान समृद्ध है, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहाँ मंडी कानून है। लेकिन जब वही कानून लाए गए तो उसका विरोध किया गया। अब विदेश जाने के लिए आपको मीडिएटर तो चाहिए ना। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, ना अमेरिका की सरकार, ना रशिया की सरकार, ना इजराइल की सरकार वो व्यापार नहीं करती। जब वो 3 कानून लाए गए जो किसान के हितों के लिए थे तो उसका बंद क्यों कर दिया गया? पूरी दुनिया में उदारीकरण हुआ, किसानों के क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ। दिक्कत नहीं है। एलपीजी आई तो हर क्षेत्र के लिए आई, मोबाइल के लिए आई, टेलीफोन के लिए आई, वरना स्कूटर भी तो भारत बनाता था। भारत सरकार स्कूटर बनाती थी। आप सर्च कीजिए स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लेकिन तब कैसे स्कूटर आते थे और आज कैसे स्कूटर आते हैं। लेकिन जब किसानों के लिए हम एक ऐसा प्रावधान लेके आए, सरकार ऐसी प्रावधान लेके आई कि विदेशों के लिए या अन्य देशों से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, तो उसी का विरोध भी किया। तो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती? भंडारण क्यों लागू किया गवर्नमेंट ने? अच्छा, भंडारण क्यों लागू? मैं उद्योगपति हूँ, ठीक है। मैंने किसान से सीजन पे 18 रुपए किलो अनाज खरीद लिया, मैंने अपने स्टोर में भंडारण कर लिया अनाज का, और मैं उसी अनाज को फिर किसी कंपनी को 32 रुपए किलो बेचता हूँ, वो उसका आटा बना के 41 रुपए किलो बेचती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया किसने कमाया? आप बताओ। उद्योगपति ने कमाया, लेकिन सबसे किसने की सबसे ज्यादा? किसने की? आप बताइए। पारिवारिक परिस्थितियां किसने झेली? मौसम की मार किसने झेली? उसे क्या मिला? सबसे अच्छी किसानों की स्थिति कहाँ है? सबसे अच्छी किसानों की स्थिति कहाँ है? ग्रीन बेल्ट जो है एक राज्य का नाम दीजिए। हरियाणा, पंजाब। और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। ये जितने आपने तर्क गिनाए हैं सब पंजाब में हो रहे हैं। पंजाब में इसका विरोध क्यों नहीं? आपको मैं बताऊं महाराज, श्रीमान जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने पर पंजाब सरकार या वहाँ का जो लॉ है वो ये है कि किसानों को 5 साल की जेल होती है। 5 ईयर्स। मेहनत किसकी? किसान की। पारिवारिक श्रम किसका? किसान का। सामान कौन लेके जा रहा है? व्यापारी। वहाँ दिक्कत नहीं, बाकी देश में दिक्कत। समृद्ध किसान कहाँ का? पंजाब का। फिर बताइए आप। मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। देखो, जब मजबूरी है तो मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बस ये है, कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ कि उनका तरीका ठीक होना चाहिए उठाने का। हाँ, बहस चला लो, जितनी मुझे जानकारी है मैं जवाब देता रहूंगा। आपको यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। गरीब, आप मेरी समझे कि नहीं? आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो किसानों की समस्या कांग्रेस ने सुनी, ना किसानों की समस्या बीजेपी ने सुनी। केवल सुनने वाला एक चेहरा था, तो वो था चरण सिंह जी, वो 6 महीने रहे। किसानों की समस्या सुनी किसने इस देश में? आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने आप मैं केवल किसानों का समर्थन। इतने लोग थे यहाँ सर, सुनने वाला कोई नहीं। चौधरी साहब, इतने लोग सुने, इतने लोग थे। 50 किलो आता था पैकेट में, तब भी रेट यही थी 285 रुपए। अब यूरिया कितना आता है पैकेट में? 40 किलो। नीम ले रेट वही है। कितना है रेट? रेट वही 285 रेट है। हम लोगों को भी पता है और आपकी भी स्मृति में होगा ही होगा कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग पहले कितनी होती थी उस टाइम, नेम और आज कितनी होती है। यूरिया नहीं था, अब नीम लेपित करने से जो इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। आज ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। आज एक बात बताइए, लाइन में लगे मिल जाता है, कभी लाइन नहीं लगी पिछले 5 साल में। हाँ, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना निकाली थी सरकार ने, उसमें अटल जी ने निकाले थे। अभी इसको मोदी सरकार ने आगे भी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? नहीं, आगे नहीं, वो तो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती। अपडेट होती है। उसमें 1 लाख तक के कर्ज माफ किए गए कि नहीं किए गए? हमारा तो नहीं हुआ। 1 लाख का कर्ज माफ हुआ है, अभी वेव ऑफ हुआ है पूरा का पूरा 1 साल। हमारा नहीं हो सकता है, हुआ है। अब 6 लाख तो कोऑपरेटिव सोसाइटी माफ हुई। आप गलत कह रहे हो। नहीं, किसान क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने जिन किसानों से बात की उनके पास केसीसी का लोन था, इसलिए मैंने अमाउंट भी बताया, विदिन 1 लाख था। मैंने फिर कहा कि वो ज्यादा बड़ा लोन नहीं था, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 99,999, किसी का 15,000 रुपए माफ करके तुम ये कहो हमने किसानों को कर्जा माफ कर दिया। कहाँ से माफ कर दिया? पहली बात तो ये माफ करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। माफ करने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि किसान को उसी जगह है, किसान जहाँ 50 साल पहले था, तभी तो ये नौबत आ रही है माफ करने की। अगर किसान को आगे बढ़ने का अवसर मिले तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी माफ करने वाली। मैं आपकी बात से 100% सहमत। उसे संपन्न बनाओ। मैं फिर बना के, अरे संपन्न ही तो बनाना है सर, यही तो जंग है, यही तो लड़ाई है। 2 साल पहले इसीलिए तो कानून आए थे। अपनी मांगे लेकर आता है तो उसको अलग तरीके से। मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि देश भर में सबसे संपन्न किसान पंजाब के, क्यों? वो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 1, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हरित क्रांति का है, जिस और बहुत बड़ा रोल चौधरी देवीलाल साहब का भी है।
चौधरी चरण सिंह साहब का भी है, इसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन वो पैटर्न आपने पूरे देश में लागू नहीं होने दिया जब मोदी सरकार ने लागू करने की बात की।